हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम जलवायु से संबंधित हमारा जो टॉपिक है भारत का भौतिक पर्यावरण 11वीं क्लास की पुस्तक का, उसमें हम आगे भारतीय मानसून की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडियन मानसून के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है मानसून का आरंभ और उसका स्थल की ओर बढ़ना। दूसरा है वर्षा लाने वाले तंत्र, जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और उसके बाद में है मानसूनी वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच में संबंध क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा मेन पॉइंट है वो मानसून में विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने अल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा था कि अल नीनो क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। और उसमें हमने जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती है और इसकी वजह से भारतीय मानसून में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था जियोग्राफी का 26 मार्च को, उसमें ITCZ की फुल फॉर्म पूछी थी कि ITCZ क्या है। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, सीधा सीधा फैक्ट पूछा था। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है भारत का जो मानसून है, मानसून के आरंभ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि 19वीं सदी 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र का विभेदितापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। 19वीं सदी के शुरुआत में ये बात बोली थी कि जो डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड की और वाटर बॉडीज की, कहने का मतलब स्थल और समुद्र की, उनके जो विभेदितापन है, जो डिफरेंशियल हीटिंग है, उनकी वजह से जो मानसूनी पवनें हैं उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए वो मतलब फैक्टर बनाती है। ये जो विभेदितापन है, इसकी वजह से पवनें मूव करती है। ठीक है, उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करती है। आगे बोल रहा है, अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। अब ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि पवने जो दक्षिणी गोलार्ध से पवने उत्तरी गोलार्ध में आती है, विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, तो जो पवनों की डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो चेंजेस आता है डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये पवने मानसून के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आती है। ठीक है। और यहाँ पर ये पढ़ा हमने कि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। जब हमने ITCZ पढ़ा था, ठीक है, तो ITCZ में पढ़ा था कि मानसून गर्त भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है और इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित होती है, और इसे हम कभी कभी मानसून गर्त भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोलना चाहता है कि उत्तर पश्चिमी भाग में एक गहन न्यून जो दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बोल रहा है, इन दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो अ, उत्तर की तरफ मूव होती है, उसका मेन रीजन यही है कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो उत्तर की तरफ मूव होता है, तो उसको जो पश्चिमी जेट प्रवाह है उसको उत्तर की ओर धकेल देता है। इसकी वजह से जो मानसून गर्त, जैसे न्यून वायुदाब, जो वायुदाब वाला क्षेत्र विकसित होता है, तो इसका कारण मेन यही है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें वो किसका रिजल्ट है, वो है दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों का, जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री
पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के देशांतर रेखाओं के बीच में पार करती है। अब इस चीज को एक बार डिटेल से डिस्कस करते हैं। पिछले सेशन में भी किया था, एक बार वापस गो थ्रू करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये एंड वाली लाइन बोल रहा है कि पौने भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पार करता है। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। ये इंडियन ओशन का मैप है, और वेस्ट पैसिफिक ओशन और सदर्न एशिया और जो ईस्टर्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाया गया है। अब इसमें वहाँ पे बोली थी कि 40, वहाँ पे एक बात बोली थी कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये पौने क्या करती है, अ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुड़ती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। अब जो विषुवत रेखा है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब इससे पहले पवनों की जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में इस डायरेक्शन में होती है, और उत्तरी गोलार्ध में इस डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है। तो इनको एक बार 3D मैप में देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये विषुवत रेखा है। ठीक है। और जो धरातल पर एक्चुअली में सिचुएशन है पवनों की, वो इस मैप से समझते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये ITCZ है। ठीक है। और ये 0 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ये लाइन है 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर जो धरातल पर पवनें आती है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ आती है। ठीक है, जैसे ये लाइन दर्शा रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये क्या करती है, पवनें ऊपर उठ जाती है। ठीक है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो पवनें ऊपर उठती है, असेंडिंग होती है। ठीक है। उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं कि पौने उत्तरी गोलार्ध में आते ही दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मूव हो जाती है, तो एक्चुअली में ये धरातल पर नहीं होती है। ये पौने क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में जो धरातल पर पौने होती है, अभी हम धरातल की बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो धरातल पर पौनों की डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है। लेकिन ये दोनों पौने यहाँ पर क्या अभिसरण होता है पौनों का, और ये ऊपर उठ जाती है। इस वाले रीजन में ये दोनों तरफ से ऊपर उठ रही है। ठीक है। तो अभी एक चीज, ठीक है, जो मेन है इंडियन मानसून से संबंधित, उसके बारे में देखते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये पौने दक्षिणी गोलार्ध से अ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद में ऊपरी वायुमंडल में ये पौने क्या करेगी, ऊपरी वायुमंडल में ये पौने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यही जो अपना मानसून पौने है वो यही है कि ये ऊपरी वायुमंडल में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में धरातल पर बात कर रहे थे, और उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही पवनों की डायरेक्शन चेंज होती है, ये यहाँ पर ये ऊपरी वायुमंडल में बात होती है इनकी। ठीक है। तो यहाँ पर इस दूसरे मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है, लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है। और यहाँ पर पवनें ऊपर उठ जाती है, और फिर अ, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर दिशा में जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है। और एक क्वेश्चन सेट में ये भी पूछा था, सीक्वेंस पूछी थी, ट्रेड विंड, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर बेल्ट, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज की। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है क्लाइमेट से संबंधित। ठीक है। तो ये बेसिकली शुरुआती मानसून की ये बात बोली है यहाँ पे। उसके बाद में आगे है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है। बिल्कुल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय उत्तरी मैदानी क्षेत्र में स्थित होता है, तब तक उष्णकटिबंधीय जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो उत्तर दिशा की तरफ नहीं खिसक सकता है। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून प्रकोष्ठ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब एक्चुअली में जब तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय जो मैदानी प्रदेश है वहां पर चलता है, तो वहां पर क्या है कि हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है। तो चूंकि जब अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भारतीय मैदानी क्षेत्र में आता है, तभी पवनें आकर्षित करता है अपनी ओर। ठीक है। और उसी दौरान क्या करता है कि पूर्वी जेट प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप पर
पहुंच जाता है। ठीक है, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि पश्चिमी जेट प्रवाह की डायरेक्शन है वो, ये पूर्वी जेट प्रवाह है, और पश्चिमी जेट प्रवाह की डायरेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप लगभग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मानसून गर्त के रूप में सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब यहाँ पे पूर्वी जेट प्रवाह चलेगा। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आईटीसी जेड है, आईटीसी जेड की जो लोकेशन है वो भारतीय जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से पवनें इस ओर आकर्षित होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है मानसून का भारत में प्रवेश। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है, और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच में आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। इस मैप में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। 1 जून तक अ, केरल के आसपास आती है, 10 जून तक मुंबई, भुवनेश्वर और पटना के आसपास, और फिर 15 जून को अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ के आसपास, और 15 जुलाई तक ये जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहां तक पहुंच जाती है। तो 15 जुलाई तक, 1 जून से 15 जुलाई के बीच में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में आगे है वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्ण कटिबंधीय अवदाब क्षेत्र, सॉरी उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है, तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट के समानांतर होती है वो अधिकतर पर्वतीय वर्षा है, क्योंकि ये आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने लगती है। अब यहाँ पर पहली बात बोली है कि जो वर्षावाही तंत्र है वो दो है। ठीक है, जिसमें पहला तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व की ओर दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में क्या होता है, इस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है इस वाले रीजन में, तो यहाँ से ये पौने आ रही है। ठीक है, और इंडिया में वर्षा करती है। ठीक है, और दूसरा तंत्र इसमें बोला था कि ये अरब सागर से जो पवने उठती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा के रूप में आती है। ठीक है, तो दूसरी वो है इस वाले रीजन से आती है। ठीक है, तो ये दूसरी ब्रांच हो गई। ठीक है, जो दूसरा सेकंड तंत्र है वो हो गया। और आगे ये बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, क्योंकि ये आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने की ऊपर ऊपर उठने से होती है। जो वर्षा होती है वो आर्द्र पवनों आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको इमेजिन कीजिए, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये अरब सागर है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट पे क्या होती है, जब पवनें वेस्टर्न घाट को अ, इस घाट वाले रीजन में आती है, वेस्टर्न घाट के रीजन में। ठीक है, तो जैसे जैसे पवनें ऊपर उठती है वैसे वैसे क्या, जो लगभग सारी वर्षा है वो पश्चिम वाले रीजन में कर देती है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कर देती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदानों के आसपास यहाँ पर भारी बारिश कर देती है। जो कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इस वाले रीजन में। अब जैसे ही पवनें वापस पश्चिमी घाट के दूसरी साइड में जाएगी तो अपनी आर्द्रता यहाँ पर खो देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अ, शुष्क पवने के रूप में वापस दूसरी तरफ उतरेगी। ठीक है, तो इस रीजन को हम रेन शेडो एरिया के रूप में बोलते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी घाट का पूर्वी जो रीजन है, ठीक है, उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है। ठीक है, जिसमें पहला कारक है समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं। ठीक है, दूसरा है अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य
रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। पहला कारण है समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें हैं उत्तर की तरफ मुड़ती है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में आते ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है। और उसके बाद में हमने अल नीनो के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और उसके साथ साथ में हमने दूसरी चीज पढ़ी है कि अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य जेट प्रवाह की स्थिति। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सोमाली जेट है ये क्या करती है कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही विषुवत रेखा को क्रॉस करती है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये भी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं उनको गति प्रदान करती है। ठीक है। आगे है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति द्वारा होता है। जो बंगाल की खाड़ी से उष्ण कटिबंधीय अवदाब क्रिएट होते हैं उनकी जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है वो हर साल बदलती रहती है। उन उनमें बदलाव का मेन कारण क्या है कि जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ना उससे इन अवदाबों की जो रीजनल पैटर्न है वो डिसाइड होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे है वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण सॉरी पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ पर दो चीजें बोली है, एक बार वापस रिवीजन करते हैं। इसमें बोला कि वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति। ठीक है। तो दो जो डायरेक्शन है मेन वहाँ पे वर्षा की जो प्रवृत्ति है वो घटती जाती है, जिसमें पहला बोला है कि भारत के पश्चिमी घाट पर पश्चिम से पूर्व। ठीक है। पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। पश्चिमी घाट पर यह डायरेक्शन है, पश्चिमी घाट पर पश्चिम से पूर्व की तरफ और फिर उत्तर पूर्व में मानसून की वर्षा जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है। दूसरी सिचुएशन बोली है उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। ठीक है। पूर्व दक्षिण से पूर्व सॉरी एक मिनट, उत्तर भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है। इस डायरेक्शन में जो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाएगी, इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है। इसमें ये बोला है कि पहली सिचुएशन में तो पश्चिम से पूर्व की तरफ और फिर उत्तर पूर्व में इस डायरेक्शन में जो यहाँ पर कहने का मतलब वर्षा ज्यादा है और इस क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ने के वर्षा कम होती जाएगी। दूसरी सिचुएशन में बोला है कि पूर्व। ठीक है। और उसके बाद में उत्तर पश्चिम। ठीक है। इस डायरेक्शन में यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी और इस वाले रीजन में वर्षा कम होगी। कोलकाता में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो ज्यादा होती है, उसके बाद में पटना में घटती जाती है, लखनऊ में पटना से कम होती है और दिल्ली में लखनऊ से भी कम होती है। तो इस डायरेक्शन में अ, वर्षा की तीव्रता घटेगी। और वापस अरब सागर की शाखा की बात करें तो इस कोस्टल बेल्ट से जैसे जैसे हम प्रायद्वीप के पार्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे वर्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। अगला है मानसून में विच्छेद। इसमें है कि दक्षिणी पश्चिमी, एक मिनट, मानसून विच्छेद के बारे में है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद में यदि दो या दो से अधिक सप्ताह तक वर्षा न हो तो उसे मानसून विच्छेद के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कंटिन्यू बारिश होती है। ठीक है। 15-20 3 महीने पर कंटिन्यू बारिश होती है, उसके बाद में क्या होता है कि एक दो सप्ते या कई बार 3 या 4 सप्ते मतलब महीने भर तक बरसात नहीं होती है, तो उसे मानसून में विच्छेद कहते हैं। ठीक है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर टोपोग्राफी की वेरिएबिलिटी की वजह से हर एक क्षेत्र में जो विच्छेद मानसून विच्छेद होता है उनके अलग अलग कारण है। ठीक है। जैसे उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने की वजह से होता है। अब उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करें तो वहां पर जो बीच में मानसून में विच्छेद होता है उसका मेन कारण क्या है कि
एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी संख्या कम हो जाती है। अब जैसे ही संख्या कम होगी तो जो वर्षा करने की जो पवने हैं, ठीक है, वो ज्यादा नहीं आ पाएगी। और उसके बाद में दूसरा है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, उसकी स्थिति में यदि चेंजेज आ जाए तो, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। यदि इनकी प्रॉपर डायरेक्शन और इंटेंसिटी हो तो वर्षा की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, और यदि इनमें मिसमैच हो गया तो बारिश कम होने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा रीजन कौन सा है, पश्चिमी तट की बात कर रहा है कि पश्चिमी तट पर मानसून विक्षेप तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है। अब इस मैप में एक बार देखते हैं कि जब पवनों की डायरेक्शन ऐसे होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, ठीक है, तो इस वाले बेल्ट में क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वेस्टर्न घाट आ जाती है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट से पवने पवने टकराती है, तो जैसे जैसे पवने ऊपर उठ से उठती है तो अपने साथ में जो आर्द्रता लाई है वो यहाँ पर वर्षा के रूप में गिराती जाती है, ठीक है। और जैसे ही वेस्टर्न घाट को क्रॉस करेगी तो पवने शुष्क हो जाएगी, और ये वाला रीजन है जो कहने का मतलब शुष्क वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जब पवने वेस्टर्न घाट के समानांतर चल जाती है, यहाँ पे तटीय इलाकों में, इस वाले बेल्ट में, या थोड़ी सी डायरेक्शन ऐसे बोल दें, कहने का मतलब जो पश्चिमी घाट है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है पवने, तो यहाँ पर क्या है कि पवनों को एक कहने का मतलब बैरियर नहीं मिलता है, ठीक है, उसकी वजह से पवने आगे मूव कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी अ, इस वजह से यहाँ पर मानसून में विच्छेद हो जाता है, ठीक है। अब आगे तीसरी सिचुएशन है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठाने से रोक देती है। अब एक्चुअली में मानसून यहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है अरावली के पश्चिम में और इस बेल्ट में कि जब वायुमंडल की निम्न स्तर पर तापमान में विलोमता आती है, ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, जो टेम्परेचर का जनरल पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि आर्द्र पवनों को ऊपर उठाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से राजस्थान में मानसून विच्छेद होता है, ठीक है। और मानसून विच्छेद की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होती है, ठीक है, उसका एक कारण ये भी है कि पवने एक तो देरी से पहुंचती है राजस्थान वाले रीजन में, वेस्टर्न राजस्थान में, और जल्दी चली जाती है, ठीक है। तो आगे यही पॉइंट है कि मानसून का निवर्तन, ठीक है, निवर्तन का मतलब लौट जाना वापस, ठीक है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है, कहने का मतलब सितंबर महीने के आसपास में इस वाले रीजन से मानसून की पवनें वापस लौटनी शुरू हो जाती है इस वाले बेल्ट से, ठीक है, उत्तर पश्चिमी वाले रीजन से। मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। अब क्या होता है कि सिचुएशन ये होती है कि जब ये पवनें वापस लौट रही होती है उत्तरी पूर्वी रीजन से और इस वाले बेल्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और कोरोमंडल कोस्ट के आसपास तमिलनाडु वाले रीजन में शीत ऋतु में बरसात करती है, ठीक है। तो शीत ऋतु में एक तो हमने उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहां पर पढ़ा था कि मौसम के रूप में जो बरसात होती है, ठीक है। और दूसरा रीजन है इंडिया का जो शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है वो तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है, ठीक है। तमिलनाडु तमिलनाडु और दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है, वहां पर बरसात होती है, ठीक है। उसके बाद में एक इनबॉक्स में इंफॉर्मेशन है मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधित आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। अब इंडियन मानसून का जो जनरल पैटर्न है वो अभी तक एकदम क्लियरिटी नहीं है कि कब जो इंटेंसिटी है इंडियन मानसून की कब हाई होगी कब लो होगी, जनरल डायरेक्शन पैटर्न क्या होगा विंड्स का, ठीक है। तो इसमें जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि स्थल महासागरों और ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, मानसून के बारे में। तो इसमें एक फैक्ट है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया में टीईटी लगभग 18 डिग्री दक्षिणी तथा 149 डिग्री पश्चिमी अक्षांश देशांतर, और उसके बाद में हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 131 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में
पाए जाने वाले वायु दाब के अंतर का मापक मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब तिहिती और डार्विन के बीच में जो वायु दाब में अंतर है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वायु दाब में अंतर की बात कर रहा है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन कथन और कारण में पूछ सकता है। ठीक है, तो तिहिती और पोर्ट डार्विन के बीच में वायु दाब के अंतर का मापन किया जाता है और भारतीय मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब आगे यहाँ पे एक फैक्ट है कि भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मानदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय से पूर्वानुमान लगाता है। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा फैक्ट है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि जो अकलवुड फसल पार्क है जैसलमेर का, उसकी आयु कितनी है, तो वहाँ पे और सीधा सीधा बॉक्स में सिचुएशन जो सॉरी इंफॉर्मेशन थी वहाँ से पुटअप हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का मौसम विभाग कितने कारकों को मद्देनजर रखते हुए मानसून से संबंधित व्यवहार को डिसाइड करता है या पूर्वानुमान लगाता है, तो इसमें 16 कारक है टोटल। ठीक है, तो आज हमने मानसून पढ़ा और अगले सेशन में हम जो सीजनल पैटर्न है इंडिया का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।